स्टार्ट करने जा रहे हैं जी आज का लेक्चर। सही है बच्चों, लास्ट टाइम जो ना, आप जल्दी से सुने, अब मैं जल्दी से इसको करता हूँ। प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम जो ना मैं आपको ना लब लेट नेट गया था ना, तो उस टाइम मैं ना आपको वैलेंस बांड थ्योरी की ना ड्रॉबैक्स बता रहा था, है ना। तो मैंने बताया था कि इतनी अच्छी थ्योरी थी वैलेंस बांड थ्योरी, जो कि हमें बांड की फॉर्मेशन के बारे में बड़ा अच्छा आइडिया बताती है, और साथ हमें ये भी बताती है कि दो तरह के बांड होते हैं। एक स्ट्रॉन्ग बांड होता है जिसे सिग्मा बांड बोलते हैं, और एक वीक बांड होता है जिसे हम पाई बांड बोलते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें इसने हमें बताई हैं इस थ्योरी ने ना, लेकिन इस थ्योरी में कुछ ड्रॉबैक भी थे। वो ड्रॉबैक क्या थे कि बच्चों, ये जो थ्योरी है ना, ये बेरिलियम की डाइवेलेंसी को, ये मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, मैं जस्ट रिवाइज करूंगा। बेरिलियम की डाइवेलेंसी को, अच्छा बोरान की ट्राइवेलेंसी को ट्राइवेलेंसी को और कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। टेट्रावेलेंसी का मतलब कार्बन का 4 बांड बनाना, ठीक है। ट्राइवेलेंसी का मतलब बोरान का 3 बांड बनाना, और बेरिलियम की डाइवेलेंसी का मतलब होता है बोरान बेरिलियम के 2 बांड बनाना। अच्छा बच्चों, वीबीटी के मुताबिक बेरिलियम को तो बांड बनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही नहीं है। ये 2s है और ये 2p है। आप इसका जो वैलेंस शेल है उसके 2s और 2p के जो 3 ऑर्बिटल है, उनमें से कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड ही नहीं है। तो बेरिलियम को तो बांड ही नहीं बनाना चाहिए इस थ्योरी के मुताबिक। लेकिन बेरिलियम क्लोराइड हमने देखा है, इसकी स्ट्रक्चर भी पड़ी है, तो इसका मतलब बेरिलियम क्लोराइड में तो बेरिलियम ने 2 बांड बनाए हुए हैं। तो फिर बेरिलियम डाइवेलेंट कैसे हो गया? तो ये वाली बात, ये वाली थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह बच्चों, अगर हम बोरान का वैलेंस शेल देखें जो कि सेकंड शेल है उसका, उसमें भी 2s सब शेल है और 2p सब शेल है। तो अगर हम बोरान का सब लास्ट शेल देखें, तो बोरान के लास्ट शेल के अंदर भी एक ऑर्बिटल ऐसा है जो हाफ फील्ड है, तो इसका एक ही बांड बनाना चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि BCl3 के अंदर बोरान ने 3 बांड बनाए हुए हैं। इसका मतलब ये थ्योरी बोरान की ट्राइवेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। इसी तरह कार्बन को 2 बांड बनाने चाहिए कि उसके वैलेंस शेल में 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल हैं। लेकिन कार्बन, हमें पता है मीथेन में हमने पढ़ा था कि कार्बन ने 4 बांड बनाए हुए हैं, और 4 बांड भी बनाए हुए हैं, और बांड, सब बांड के दरमियान में एंगल भी एक जैसा है। सब एंगल जो है ना, कितने हैं यहाँ पे, 109.5, याद याद है ना, पढ़ा था 109.5, सारे एंगल 109.5 है। तो क्वेश्चन है, पहली बात ये है कि जो कार्बन है उसके अंदर उसके उसके 4 बांड कैसे बन गए, यानी कि थ्योरी ये कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है बच्चों। सिर्फ सिर्फ ये वैलेंसी को एक्सप्लेन करने का मामला नहीं है। इसके अलावा एक और भी प्रॉब्लम है, ये देखें। एक दूसरा प्रॉब्लम क्या है? दूसरा प्रॉब्लम ये है प्यारे बच्चों कि अगर कार्बन जो है ना, फॉर एग्जांपल कार्बन, आपको पता है, अगर हम सपोज कर लें, अगर हम ये सपोज कर लेते हैं, सपोज करो, अच्छा अगली थ्योरी पता क्या करेगी? अगली थ्योरी मैंने बताया था आपको कि हमने हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़नी है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी पढ़नी है बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वाले इस चीज़ को पता कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कार्बन की टेट्रावेलेंसी को पता कैसे एक्सप्लेन करते हैं? वो कहते हैं जी, कार्बन की 2 तरह की जो है ना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है। एक इसकी ग्राउंड स्टेट होती है और एक एक्साइटेड स्टेट होती है। कल मैं बता रहा था ना, तो ये कार्बन की रूल्स के मुताबिक जो लिखी हुई है, ये कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है? ग्राउंड स्टेट। और ये कहते हैं कि जब कार्बन बांड बनाने लगता है ना, तो पी में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। बाण बनाने से पहले कार्बन के अंदर जो है 2s में से एक इलेक्ट्रॉन 2p में जंप कर जाता है, जिससे हमारे पास यहाँ पे कितने हाफ फील्ड हो जाते हैं? टोटल 4 हाफ फील्ड हो जाते हैं। तो ये थ्योरी इस तरह एक्सप्लेन करती है कि कार्बन इस तरह टेट्रावेलेंट हो जाता है। बाण बनाने से पहले कार्बन के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 2s से 2p में जंप कर जाता है, और बाण बनाने से ज़रा पहले जो कार्बन होता है वो डाइवेलेंट से क्या बन जाता है? टेट्रावेलेंट बन जाता है। इस तरह वो 4 बाण बनाता है। तो चलो बच्चों, ये वाली बात तो एक्सप्लेन होगी कि कार्बन ने 4 बाण कैसे बना लिए, है ना। तो अब क्वेश्चन ये है कि कार्बन के अंदर ये जो सारे बांड है, ये एक इक्वल कैसे हो गए हैं? बांड एक जैसे कैसे हो गए हैं? अब देखो ना, फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज कर भी लें कि कार्बन के जो ये जो 3 पी, आपको पता है पी पी देखो, अगर हम ये सपोज कर भी लें, अब जरा गौर से सुना मेरी बात को। हमें पता है कि कार्बन का जो वैलेंस शेल है, अब हम ये कार्बन का वैलेंस शेल है, अगर हम कार्बन का वैलेंस शेल ड्रा करें तो कैसे बनेंगे बच्चों? कार्बन का वैलेंस शेल ड्रा करने के लिए ना आपको 3 एक्सेस बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कार्बन का न्यूक्लियस है, इसके अराउंड यहाँ पे स्फेरिकल 2s, आपको होता है s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, 2s सब ऑर्बिटल है। उसके बाद p एक्सिस के लॉन्ग जो होता है ये कार्बन का 2px आ जाएगा, फिर ये 2py आ जाएगा, और 2pz आ जाएगा यहाँ पे। और अगर सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है,
अगर सबके अंदर एक्साइटेड स्टेट में एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि यहाँ पे सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, सबके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन के साथ बाण अगर बना भी लें, अगर एक हाइड्रोजन, आपको पता है हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s, अगर एक हाइड्रोजन का 1s इसके साथ ओवरलैप करे, दूसरे हाइड्रोजन का 1s 2p y के साथ ओवरलैप करे, और तीसरे का 1s 2pz के साथ ओवरलैप करे, तो बच्चों जो p ऑर्बिटल इनमें तो एंगल 90 के होते हैं। अब मुझे बताएं ना, p x y और g के दरम्यान में क्या एंगल होते हैं, 90 के। तो बच्चों ये जो बॉन्ड बने हैं इनके दरमियान में एंगल 90 के होने चाहिए, तो यहाँ पे तो सारे एंगल इक्वल है, ये एंगल इक्वल कैसे हो गए बच्चों? ये चीज़ बुक में नहीं है, मैं आपको थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन के एक्साइट होने के साथ साथ कुछ और भी है। अब ये जो थ्योरी है ना, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, इस प्रॉब्लम को कैसे एक्सप्लेन करती है वो ज़रा गौर से सुने, ठीक है? ये जो बात मैंने अभी बताई है ये समझनी 100% ज़रूरी नहीं है, ठीक है? आपको आगे जाके समझ में आ जाएगी। तो बच्चों मेरी बात ज़रा गौर से सुने। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ना प्यारे बच्चों, इसके दो डिफेक्ट हैं। ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है ये बेरिलियम की डाइवेलेंसी को, बोरान की ट्राइवेलेंसी को और कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती। इसके अलावा ये जो है ना, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, ये कुछ मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं या कुछ मॉलिक्यूल की जो फॉर्मेशन होती है, जैसे जैसे मीथेन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन कैसी हुई बच्चों? आप वीबीटी के मुताबिक, आप वीबीटी के, अगर वीबीटी के अकॉर्डिंग आप मीथेन का मॉलिक्यूल नहीं ड्रा कर सकते, तो वीबीटी जो है ना वो मीथेन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। मतलब ये जो वीबीटी है इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करती कि जो मीथेन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर सारे बॉन्ड एक जैसे क्यों हैं और इनमें सबके दरम्यान में एक जैसा एंगल क्यों है, जबकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे एंगल तो 90 का है, जबकि यहाँ पे एंगल कितना है 109.5 का है ना। पी एक्स पी वाई पी जी में एंगल कितना होता है 90 का, तो ये एंगल सेम कैसे हो गए? इसी तरह वीबीटी वाटर की फार्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, वीबीटी जो है अमोनिया के मालिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती, तो वीबीटी बहुत सारे मालिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। वीबीटी सिर्फ हाइड्रोजन के मालिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन करती है, क्लोरीन के मालिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन करती है, फ्लोरीन के मालिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन करती है, एच एफ के मालिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, ऑक्सीजन के मालिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, नाइट्रोजन के मालिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है, कुछ ही मालिक्यूल की फॉर्मेशन को वो एक्सप्लेन करती है, लेकिन ज़्यादातर मालिक्यूल की फॉर्मेशन को वीबीटी एक्सप्लेन नहीं करती, इसमें जो एंगल्स वगैरह उनको वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में दो डिफेक्ट हैं, एक वो वैलेंसी को एक्सप्लेन नहीं करती और दूसरा कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन नहीं करती। अब मैं आगे अगली थ्योरी स्टार्ट करने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों अगली थ्योरी स्टार्ट करने से पहले ना मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि आप लोग ना अच्छी तरह ये जो ऑर्बिटल होते हैं और जो सब शेल होते हैं और कैसे न्यूक्लियस के अराउंड अरेंज होते हैं इसको आप देखें। मैंने यहाँ पे एक वीडियो ऐड की है आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, ताकि आपके जहन में एक आइडिया बन जाए कि ये जो सब शेल और जो ऑर्बिटल होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड कैसे अरेंज होते हैं। अब इसको गौर से देखें, ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इससे आपका ना आइडिया क्लियर हो जाएगा। बच्चों ये तीन एक्सेस हैं, ये सबसे पहले हमारे पास आ गया यहाँ पे, ये वाला जो है ये समझ लें आपके पास 1s आ गया है। इस 1s आपको पता है एस स्फेरिकल होता है, उसके बाद 2s आ गया है, ठीक है। अच्छा अब ये 2px है जो x एक्सिस के लोग है। अच्छा ये आपके पास आ गया 2py, ठीक है, और ये आपके पास आ गया 2pz। बच्चों यहाँ तक ना मैंने यहाँ तक ना दो शेल कंप्लीट हो गए हैं। 1s कंप्लीट हो गया है, यानी कि फर्स्ट शेल कंप्लीट हो गया, उसमें एक ही ऑर्बिटल था s, और जो सेकंड शेल है वो कंप्लीट हो गया, उसमें दो सब शेल थे, एक 2s था जो स्फेरिकल है और एक 2p था जिसके तीन ऑर्बिटल थे, 2px 2py और 2pz। यहाँ तक हमने दो शेल बना दिए एटम के। अब मैं तीसरा शेल बनने जा रहा है बच्चों। तीसरे शेल में एक 3s होता है सब शेल, एक 3p होता है और एक 3d होता है। आपको पता है 3s का एक ही ऑर्बिटल होता है, 3p के तीन ऑर्बिटल होते हैं और 3d के 5 ऑर्बिटल होते हैं। वो सारे ड्रा करने जा रहे हैं, ये देखें बच्चों, ये 3s है जो स्फेरिकल है लेकिन इसका साइज ज़्यादा होता है क्योंकि थर्ड शेल का रेडियस ज़्यादा होता है। ये 3px है, वो है वही डबल शेप लेकिन इसका साइज 2px से ज़्यादा है, ठीक है। ये 3py है, ठीक है,
और ये आपके पास आ जाएगा 3pz। ये देखें, ठीक है। और ये आ गया आपके पास 4s। इसके बाद वो डी के जो 5 ऑर्बिटल थे ना वो आएंगे। बच्चों ये देखें, 3d z², ये z² के लॉन्ग आएगा। ये देखें, ये 3d z² आ गया, ये 3d(x²) माइनस y² आ गया। ये एक्सिस के ऊपर आएगा, याद है ना, हमने सेकंड चैप्टर में हमने किया था। ये आपके पास 3d(x, y) आ गया। ये देखें, देखें कितने ज़्यादा शेल हैं एटम के अराउंड, कितने ऑर्बिटल आ जाते हैं और कितनी कॉम्प्लिकेटेड शेप है जो है ना एटम की। यही चीज़ आपको मैं शो करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में एटम की शेप क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है। अब यहाँ पे ये देखें, ये आपके पास 3d(x, y) आ गया। अब ये देखें यहाँ पे, ये आपके पास एक एटम है जिसके 3 शेल शो किए हुए हैं और चौथे शेल का सिर्फ 4s शो किया हुआ है। ये सिर्फ 3 शेल शो किए हुए हैं। एटम इस तरह करके होता है बच्चों। एटम की जो शेप होती है ना, जो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक मॉडल, वो इस तरह करके होती है। आई होप कि आपको पता चल गया कि एटम के अराउंड जो सब शेल होते हैं वो किस तरह, ऑर्बिटल कैसे अरेंज होते हैं और ऑर्बिटल का सब शेल का मतलब क्या है। अच्छा, ये बच्चों क्लियर होने के हेलो बच्चों, हेलो, हेलो बच्चों। बच्चों सॉरी, मैं लगता है वो फिर नेट चला गया था। मैं ना अभी आपसे शेयर करता हूँ आपसे लेक्चर। आप पता नहीं कहाँ पे बच्चों नेट गया था, मुझे बताना ज़रा बच्चों कहाँ पे नेट गया था, मैं वहीं से लेक्चर स्टार्ट करता हूँ। सॉरी बच्चों, पता नहीं क्यों इतनी इंटरप्शन है। बस 1-2 दिन और रह गए हैं, उसके बाद तो फिर फिजिकल क्लास होगी, फिर ये मसले हल हो जाएंगे। और बच्चों कहाँ पे, बच्चों कहाँ से ख़त्म हुई थी?
प्यारे बच्चों बताएं कहाँ पे ख़त्म हुई थी, कहाँ पे बच्चों लेक्चर डिस्कनेक्ट हुआ था। अब मुझे पता नहीं है, मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। और मैंने तो बच्चों को आपको वीडियो भी दिखा दी है, पता नहीं आप लोग किधर थे उस टाइम। प्यारे बच्चों बताएं ना। क्या है ये अब नेट? वीडियो अब क्या वीडियो के दरमियान में थे। कहाँ पे था, वीडियो दिखा रहा था? जी, वीडियो के दरमियान में। अच्छा वीडियो के दरमियान में, चलो उधर से मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा ये 2-3 क्वेश्चन किए हैं स्टूडेंट्स ने। एक बेरिलियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट है बच्चों, स्टूडेंट ठीक कह रहा है, बेरिलियम क्लोराइड का फार्मूला यूनिट होता है। लेकिन एक ना चीज़ जो आपसे अभी तक डिस्कस नहीं हुई वो ये होती है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिसमें आयनिक बांड भी होता है, कोवलेंट बांड भी होता है ना। तो बेरिलियम क्लोराइड इस तरह का मॉलिक्यूल है जिसमें कोवलेंट बांड भी है और आयनिक बांड भी है। ये हम आगे जब जाएंगे ना तो तब आपको समझ में आएगी, अभी आपको यही बात समझ आएगी, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन आंसर, ये बात उन्होंने ठीक की है। अच्छा दूसरा, उन्होंने एक स्टूडेंट ने कहा वाटर की फॉर्मेशन कैसे एक्सप्लेन नहीं कर सकती वीबीटी। तो चलो बच्चों ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ओके मैं अब जाता हूँ अपने लेक्चर के ऊपर। आपको मैं वीडियो भी दिखाता हूँ बच्चों, वीडियो दिखानी ज़रूरी थी क्योंकि उसके ना उससे आपको आइडिया होगा कि एटम एक्चुअल में होता कैसे है। तो एक्चुअल में एटम कैसा होता है ये जेन में रखना ज़रूरी है। एटम बच्चों इस तरह बिल्कुल नहीं होता जैसे हम ड्रा करते हैं। हम एक्चुअल में ऐसे में एटम ऐसे, हम एक्चुअल में एटम कैसे ड्रा करते हैं ये देखें। एक्चुअल वैसे एटम थोड़ी होता है, हम एक्चुअल में एटम इस तरह ड्रा कर देते हैं बच्चों। एटम ऐसे नहीं होता जैसे ये देखें ना, लाइक दिस वन। हम एटम ऐसे ड्रा कर देते हैं, एटम थोड़ी ऐसे होता है। हम कहते हैं दरमियान में ये न्यूक्लियस है, उसके बाद ये फर्स्ट शेल है, उसके बाद सेकंड शेल। बच्चों एटम ऐसे नहीं होता, ये तो सिंपल उसकी जो ना रिप्रेजेंटेशन होती है, डिस्कशन करने के लिए बना देते हैं क्योंकि इस तरह की शेप बनाना मुश्किल होती है। तो एक्चुअल एटम की जो एक्चुअल शेप होती है उसकी मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा था, ठीक है। तो आई होप कि आपने देख ली है, पता नहीं दोबारा दिखाने की जरूरत है या नहीं। चलो बच्चों आई होप कि आपने देख ली होगी, आप लोग खुद ही देख लेना, ठीक है। अभी टाइम थोड़ा कम रह गया है तो मैं आगे चलता हूँ थ्योरी के ऊपर। अच्छा इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वीबीटी जो है वो वाटर की फॉर्मेशन को कैसे एक्सप्लेन नहीं करती। तो बच्चों आप मुझे एक बात बताएं ना, वाटर के अंदर अभी आपको समझ आती थी वीबीटी में मसला क्या है। ये देखें बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है ना इसका एटॉमिक नंबर 8 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें तो ये बनेगा 1s2, उसके बाद आ जाएगा 2s2, और उसके बाद आ जाएगा 2px, 2py और 2pz, ठीक है। इसी तरह ही आएगा ना। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें एक और इसमें एक है। तो बच्चों ये जो ऑक्सीजन है ना, इसके इसके वैलेंस शेल के अंदर 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना। एक क्या है 2p y है, दूसरा क्या है 2pz है। तो अगर मैं इसको ड्रा करूं तो एक y एक्सिस के राउंड है और एक z एक्सिस के राउंड है ना। तो ये 2py है, ये हाफ फील्ड है, और दूसरा 2pz है, ये भी हाफ फील्ड है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें है। तो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड तो बना सकता है ना। अच्छा हाइड्रोजन के पास कौन सा ऑर्बिटल होता है, 1s होता है ना। अगर एक हाइड्रोजन का 1s इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करे और दूसरे हाइड्रोजन का 1s इसके साथ हेड टू हेड ओवरलैप करे, तो ऐसे लगता है कि जैसे वाटर का मॉलिक्यूल बन गया है। लेकिन प्यारे बच्चों वीबीटी के मुताबिक जब वाटर का मॉलिक्यूल बनना चाहिए तो एंगल कितना होना चाहिए, 90 का। तो बच्चों आप मुझे बताएं वाटर के मॉलिक्यूल में 90 का एंगल तो नहीं होता ना, वाटर के मॉलिक्यूल में 104.5 का एंगल होता है। तो प्यारे बच्चों वीबीटी वाटर के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन तो एक्सप्लेन करती है, लेकिन वाटर के मॉलिक्यूल में ये जो एंगल है ना 104.5 इसको एक्सप्लेन नहीं करती, ठीक है। तो वीबीटी में मसले हैं। तो इसी तरह इस तरह ना वीबीटी बहुत सारे मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन या मॉलिक्यूल के अंदर जो एंगल्स होते हैं उसको वो एक्सप्लेन नहीं करती। तो इसके बाद बच्चों हमने वीडियो देखी थी, उसके बाद मैं अपनी थ्योरी पे आता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये नेक्स्ट थ्योरी है। अब इस नेक्स्ट थ्योरी का सिंपल पास्टुलेट है बच्चों, कई दिनों से मैं इस थ्योरी को स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, फिर ना कोई मसला हो जाता है, पता नहीं ये थ्योरी में कोई नहूसत है। जब इसको मैं स्टार्ट करने लगता हूँ ना कोई बच्चों प्रॉब्लम हो जाता है, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या मसला है। ओके अब जरा सुने गौर से प्यारे बच्चों। अ, ये जो नई थ्योरी ना हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, बच्चों पहली बात तो ये है कि ये वैलेंस बांड थ्योरी की जो है ना उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। ये नई थ्योरी नहीं है, बल्कि वो जो वैलेंस बांड थ्योरी है ना उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है ना। ये जो वैलेंस बांड, ये जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है ना, ये जो वैलेंस बांड थ्योरी है उसी की ही मॉडिफिकेशन है। और वैलेंस बांड थ्योरी जिन मालिक्यूल की फॉर्मेशन को बताने में फेल हो गई थी ना, उन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में मॉडिफिकेशन की गई थी। उस मॉडिफिकेशन को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। उस मॉडिफिकेशन को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। अच्छा बच्चों इस थ्योरी के मुताबिक, आप जरा गौर से सुनना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है
बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी के मुताबिक कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान में ना, जैसे मीथेन के मालिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान में, या वाटर के मालिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान में, या अमोनिया के मालिक्यूल की फॉर्मेशन के वक्त, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन के वक्त ना उस मालिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है ना, ये वाला, अच्छा वाटर के मालिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा होता है? ऑक्सीजन, इसमें कार्बन और इसमें कौन सा होता है? नाइट्रोजन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान में मालिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल होते हैं ना, वो प्योर फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते, प्योर फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते, प्योर फॉर्म में। यानी प्योर फॉर्म का क्या मतलब होता है? आप मुझे बताओ ना, आप जो कार्बन है ना, कार्बन, कार्बन की क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी? कार्बन की ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन थी, वो ये थी 1s2, उसके बाद आ गया था 2s2, ठीक है, उसके बाद आ गया था 2px, उसके बाद आ गया था 2py, और तीसरा क्या आ गया था 2pz। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, एक इलेक्ट्रॉन इसमें था, ठीक है। अच्छा, अब ये इस कार्बन का वैलेंस शेल है, ये कार्बन का वैलेंस शेल है जिसमें 2s, ये 2s है जो स्फेरिकल है, ये वाला। अच्छा, उसके बाद ये क्या आ गया? 2p आ गया, 2py और 2pz, ये 2px है, ये 2px है, ये 2py है, और 2pz है। और हमें पता है कि ये जो p ऑर्बिटल होते हैं वो डबल शेप होते हैं, और s ऑर्बिटल क्या होता है? स्फेरिकल होता है। तो बच्चों ये मैंने कार्बन का सेकंड शेल ड्रा किया हुआ है, ये कार्बन का सेकंड शेल है, और कार्बन का सेकंड शेल इस तरह करके होता है जिसकी मैं वीडियो आपको दिखा रहा था। तो बच्चों ये कार्बन का सेकंड शेल है। बच्चों अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कार्बन जब बॉन्ड बनाने लगता है ना, तो कार्बन की ये जो सेकंड शेल के ऑर्बिटल आते हैं ना, ये प्योर फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते, यानी कि पी डबल फॉर्म में ओवरलैप नहीं करता, एस जो है वो स्फेरिकल फॉर्म में ओवरलैप नहीं करता। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ये जो कार्बन के वैलेंस शेल के ये जो ऑर्बिटल होते हैं, ये किसी और एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने से पहले ये आपस में मिक्स अप हो जाते हैं, ये आपस में सारे मिक्स अप हो जाते हैं, ये सारे आपस में मिक्स अप होके ये नए ऑर्बिटल बना देते हैं। ये देखें, वो जो चार ऑर्बिटल थे वो सारे आपस में मिक्स अप हो गए हैं। और ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है ना, इस मिक्सिंग के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। इस मिक्सिंग के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी का कंसेप्ट पता क्या है? वो ये है कि सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल उनका मिक्स अप हो जाना। सेंट्रल एटम के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के वक्त मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं, उसके लास्ट शेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं, उनका आपस में मिक्स अप हो जाना, ये है कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जब कोई मॉलिक्यूल बनने लगता है तो मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में मिक्स अप होकर नए ऑर्बिटल बना देते हैं। वो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं ना, उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। बच्चों जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं तो वो हाइब्रिड ऑर्बिटल फिर क्या करते हैं? वो दूसरे एटमों के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं उनके साथ वो ओवरलैप करते हैं। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल प्योर फॉर्म में, यानी कि px प्योर फॉर्म में s के साथ ओवरलैप नहीं करता, बल्कि वो पहले आपस में मिक्स अप होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, और नए ऑर्बिटल बन के फिर वो क्या करते हैं? बाकी एटमों के ऑर्बिटल के साथ क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं, और तब जाके हमारे पास इस तरह के मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को जिसमें सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल आपसे मिक्स अप हो जाते हैं, इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। बच्चों हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट को अच्छी तरह समझाने के लिए मैंने एक और वीडियो ऐड की है, आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। उसके बाद जो ना फिर मैं आपको ना फिर आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें। अच्छा अच्छा, वीडियो को देखने से पहले आप एक बार नोट करें, इधर देखें बच्चों। बच्चों ये आपको सारी समझ में आ जाएगी, लेकिन आप इसको ना थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, ज़रा गौर से समझें बच्चों। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। बच्चों अकॉर्डिंग टू हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, आप जरा गौर से सुनते जाना बच्चों। अगर इस कंसेप्ट के मुताबिक अगर एक एस और तीनों पी, यानी कि 2s, 2px, 2py और 2pz, अगर ये तीनों आपस में मिक्सअप, अगर ये चारों आपस में मिक्सअप हो जाएं तो इनके मिक्सअप होने से चार नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं। बच्चों कुछ रूल्स हैं हाइब्रिडाइजेशन के या मिक्सिंग के, कुछ रूल हैं। पहला रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं ना उतने नए बनते हैं। अगर चार मिक्सअप होंगे तो चार नए बनेंगे, ये देखें 1 2 3 और ये 4। अगर तीन मिक्सअप होंगे 1 2 3 तो तीन नए बनेंगे। अगर दो मिक्सअप होंगे तो दो नए बनेंगे।
यानी कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिक्स होने वाले ऑर्बिटल जो हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप होंगे उतने ही नए एटॉमिक ऑर्बिटल बन जाएंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, मेरी बात आप गौर से सुने बच्चों, ये थ्योरी आस्ते आस्ते आपको समझ में आएगी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना भी जरूरी है। अब मेरी बात आप गौर से सुने बच्चों। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ मॉलिक्यूल की फार्मेशन एक्सप्लेन नहीं कर पाती। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की मदद से हम मीथेन के मॉलिक्यूल की फार्मेशन या वाटर के मॉलिक्यूल की फार्मेशन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते और एंगल को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक नई थ्योरी प्रेजेंट की गई। उस थ्योरी का नाम है हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। बच्चों, इस थ्योरी के मुताबिक जो मॉलिक्यूल बनने से पहले, कुछ मॉलिक्यूल बनने से पहले मॉलिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है उसके वैलेंस शेल के अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करने से पहले, बच्चों हमें पता है बॉन्ड उस टाइम बनता है जब एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं। लेकिन बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वाले ये कहते हैं कि सेंट्रल एटम के जो वैलेंस शेल के हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करने से पहले आपस में मिक्स अप हो जाते हैं और मिक्स अप होके वो नए ऑर्बिटल बना देते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि बॉन्ड बनाते वक्त जो वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल हैं वो प्योर फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते, वो ओवरलैप करने से पहले आपस में मिक्स अप होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं। वो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं वो ओवरलैप करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये थ्योरी ने ना हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल सेट किए हैं। रूल्स क्या हैं, मिक्स अप होने के क्या रूल हैं? तो बच्चों पहला रूल ये है कि अगर एक एस और तीन पी मिक्स अप हो, एक एस और तीनों पी मिक्स अप हो, तो देखें अब रूल सुने क्या है बच्चों, इसको समझना अच्छी तरह। मैं बार बार बोलूंगा, आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगा। इसके लिए मैंने आपके लिए ना इस थ्योरी को आपने अच्छी तरह समझना है। ये सबसे मेन थ्योरी है, इससे पेपर में लाजमी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है। इसके बाद एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, चौथी, वो लास्ट है। ठीक है, तो ये वाली थ्योरी जो है ना इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। लास्ट दो थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये एस है, ये आपके पास है 2px, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। बच्चों अगर एक एस और तीनों पी मिक्स होना, इस मिक्सिंग के प्रोसेस को बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें एक एस और तीनों पी मिक्सअप हुए हैं। अच्छा, अगर एक एस और दो पी मिक्सअप हो तो इसे बोलेंगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर एक एस और एक पी मिक्सअप हो तो इसे बोलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। बच्चों मिक्सअप होने के प्रोसेस तीन तरह के हैं। एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक एस और तीन पी मिक्सअप होते हैं। दूसरे प्रोसेस को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक एस और दो पी मिक्सअप होते हैं। और तीसरे प्रोसेस को हम sp हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, इसमें एक एस और एक पी मिक्सअप होता है। अच्छा, एक पहला रूल ये है, हाइब्रिडाइजेशन का पहला रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने नए बनते हैं। अब ये देखें जरा, कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप हो रहे हैं, तीन, चार, चार नए बन गए, 1 2 3 4। अच्छा, इसी तरह ये देखें 1 2 3, तीन मिक्सअप हो रहे हैं, तीन नए बन गए, 1 2 3। यहाँ पे कितने मिक्सअप हो रहे हैं, दो मिक्सअप हो रहे हैं तो दो नए बन गए हैं, 1 और 2। बच्चों ये डबल शेप नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, तो बच्चों पहला रूल ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने नए बन जाते हैं। अगर चारों मिक्सअप हो तो इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, sp3, और चार नए बन जाते हैं। अगर तीन मिक्सअप हो तो तीन नए बनते हैं और इसको क्या बोलते हैं, sp2। अगर दो मिक्सअप हो तो दो नए बन जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, sp। और प्यारे बच्चों नोट करें कि s वाला लाजमी मिक्सअप होगा, ये नहीं हो सकता कि दो p आपस में मिक्सअप हो जाए। हमेशा s और p लाजमी मिक्स होगा, s उसमें लाजमी मिक्सअप होगा। ठीक है। अच्छा, पहला रूल तो ये है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं उतने नए बनते हैं। अच्छा, दूसरा रूल ये है कि जो नए बनते हैं उन सबकी शेप आपस में सेम है। बच्चों मिक्सअप होने से पहले इनकी शेप देखिए डिफरेंट है। मिक्सअप होने से पहले एस स्फेरिकल होता है और पी डबल शेप होता है। मिक्सअप होने के बाद ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनकी शेप आपस में सेम होती है, इन सब की शेप आपस में सेम है। मिक्सअप होने से पहले इनकी शेप डिफरेंट है और मिक्सअप होने के बाद जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बने उनकी शेप क्या है, वो सेम है। तो बच्चों मिक्सअप होने से पहले शेप के जो शेप होती है वो डिफरेंट होती है और मिक्सअप होने के बाद शेप क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जारी बात है जब वो मिक्सअप ही हो गए तो जारी बात है फिर उनकी शेप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बच्चों इस थ्योरी के मुताबिक मिक्सअप होने से पहले इनकी एनर्जी डिफरेंट होती है। बच्चों हमें पता होना चाहिए कि 1s की एनर्जी सबसे कम होती है, 2s की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है, हमने n+l रूल किया हुआ है ना, तो 2p की एनर्जी इससे ज़्यादा होती है। तो बच्चों मिक्सअप होने से पहले ये जो s है इसकी एनर्जी कम होती है और जो p होते हैं इनकी एनर्जी क्या आती है, सेम। इन तीनों की एनर्जी आपस में सेम होती है, लेकिन s की एनर्जी और p की एनर्जी डिफरेंट होती है। तो बच्चों मिक्सअप होने से पहले ये जो चार एटॉमिक ऑर्बिटल है ना इनकी एनर्जी डिफरेंट है। मिक्सअप होने के बाद ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं इनकी एनर्जी क्या आती है, सेम होती है।
ठीक है। अच्छा बच्चों पहले इसकी एक वो वीडियो देख लेना, इनकी इनकी मिक्सिंग कैसे हो रही है, उसके बाद फिर आपको ये सारी समझ में आ जाएगी। एक मिनट ज़रा ये मैं आपको वीडियो दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं दोबारा से इस थ्योरी को स्टार्ट करूँगा। ये देखें ज़रा, इस वीडियो को दोबारा से देखें, शाबाश। Characterize a free atom. अच्छा आई होप कि आपको पता चल गया कि मिक्सिंग 3 तरह की है। ठीक है मेरे बच्चों, अब मैं दोबारा से बताता हूँ, इधर गौर से सुनो, इस थ्योरी को समझने की ज़रूरत है बच्चों। अब दोबारा से सुने बच्चों, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में और हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में क्या फ़र्क है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि जो सेंट्रल में एटम होता है ना, उसके जो वैलेंस शेल के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, वो प्योर फॉर्म में बगैर मिक्स हुए, बगैर ने ऑर्बिटल बनाए हुए ओवरलैप करते हैं। लेकिन बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वाले ये कहते हैं कि जो मालिक्यूल, कुछ मालिक्यूल की फॉर्मेशन के वक्त मालिक्यूल के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है ना, उसके वैलेंस शेल के जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, वो दूसरे एटम के साथ प्योर फॉर्म में ओवरलैप नहीं करते। ओवरलैप करने से पहले वो पहले आपस में मिक्स अप होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, जिन्हें हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ये फिर दूसरे एटम के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं, और तब जाके हमारे पास नए बॉन्ड बनते हैं। यानी कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी है ना, इसमें ये जो मिक्सिंग का प्रोसेस है ना, ये वाला ये जो दरमियान वाला प्रोसेस है ना, जिसमें एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप हो रहे हैं, ये वाला कंसेप्ट डिफरेंट है। अच्छा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक अगर बॉन्ड बनना हो ना, बॉन्ड बनना हो, ये देखो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक अगर बॉन्ड बनना हो ना, बॉन्ड, तो फिर ये प्योर फॉर्म में ओवरलैप हो, एस का हिस्सा प्योर फॉर्म में इस तरह ओवरलैप होना चाहिए। बच्चों अगर हम प्योर फॉर्म में ओवरलैप करते हैं इस तरह, तो बच्चों वो बॉन्ड एंगल ही एक्सप्लेन नहीं होते। तो इस चीज़ को इस चीज़ को करने के लिए ना, एक्सप्लेन करने के लिए, हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी वाले कहते हैं कि पहले एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप होकर नए ऑर्बिटल बना देते हैं, और नए ऑर्बिटल में एंगल खुद ही सेट हो जाते हैं, पहले से सेट हो जाते हैं। अच्छा ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाते हैं, फिर ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है। और सेंट्रल एटम के ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं, ये फिर ओवरलैप करते हैं साइड वाले एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल के साथ, तब जाके हमारे पास ये बॉन्ड बनते हैं। बच्चों ये जो हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो कंसेप्ट है ना, वो बिल्कुल इसी तरह ही है। यानी कि मिक्सअप करने से पहले, जैसे ये कलर नहीं मिक्सअप करते, ये दो डिफरेंट कलर है, लेकिन आप जब दोनों कलर को मिक्सअप कर लेते हैं तो इनका सेम कलर हो जाता है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल की एग्जांपल बिल्कुल इसी तरह ही है। मिक्सअप करने से पहले उनकी शेप और उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, लेकिन मिक्सअप करने के बाद उनकी शेप और एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। अच्छा मिक्सअप करने से पहले जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्सअप किए हैं, ये मिक्सिंग का प्रोसेस है। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपने मिक्सअप किए हैं, उतने ही आपके पास नए बन जाते हैं। लेकिन बच्चों जो नए बनने वाले हैं ना, उनकी शेप और एनर्जी क्या आती है, आपस में सेम होती है। और मिक्सअप होने से पहले एनर्जी क्या आती है और शेप क्या आती है, डिफरेंट होती है। मिक्सअप होने के बाद उनकी एनर्जी और शेप क्या आ जाती है, सेम हो जाती है। अच्छा इस स्लाइड के अंदर मैंने आपको बताया कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपसे मिक्सअप होते हैं, उतने ही नए बन जाते हैं। अच्छा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन 3 तरह की होती है, एक को हम sp3 बोलते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं sp2, और तीसरे को हम क्या बोलते हैं sp। बच्चों sp में जो दो नए बनते हैं ना, उनके दरमियान में खुद ब खुद 180 का एंगल आ जाता है, और इस शेप को हम लीनियर शेप बोलते हैं। sp2 में जो तीन नए बनते हैं ना, उनके दरमियान में खुद ब खुद एंगल 120 का बन जाता है, और इसे इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर शेप। और sp3 में वो जो चार नए बनते हैं ना, चार ही बनेंगे ना, sp3 में वो जो चार नए बनते हैं, उनमें खुद ब खुद एंगल 109 का हो जाता है। यानी कि मिक्सिंग के दौरान में एंगल भी प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि ना सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स अप होकर नए ऑर्बिटल बनाते हैं, बल्कि जो नए ऑर्बिटल हैं उनके दरमियान में जो एंगल्स हैं वो भी क्या जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। आई होप कि आपने इधर तक इसको क्लियर कर लिया है। बच्चों कल मैं इस थ्योरी को दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, और ये थ्योरी ना, इसके पास्टुलेट भी पढ़ेंगे, बुक में ये लिखा हुआ है, इसके पास्टुलेट भी पढ़ेंगे, और उसके बाद इस थ्योरी के मुताबिक डिफरेंट मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सॉरी बच्चों 3-4 दिन से इंटरप्शन हो रही है,
तो कल इंशाल्लाह ताला आई होप कि कल हम इस थ्योरी को अच्छी तरह पढ़ सकेंगे। तो अगर आपको आज कोई समझ नहीं लगी तो इसके लिए मैं माजरत करता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक तो टाइम कम था तो मैंने जल्दी से पढ़ाने की कोशिश की है ताकि मैं कुछ तो पढ़ाऊँ आपको। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना, लो सर वीडियो के बीच में स्क्रीन, सर स्क्रीन इज़ नॉट विजिबल, सर स्क्रीन प्रॉपरली, सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन को भी हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं? नहीं बच्चों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सर हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड बन सकते हैं? यस, हाइब्रिड ऑर्बिटल में पाई बॉन्ड, बच्चों याद रखना, एस हमेशा कैसे बॉन्ड बनाता है, कैसे ओवरलैप करता है, हेड टू हेड। पी हमेशा दो तरह ओवरलैप करता है, हेड टू हेड और पाई बॉन्ड। बच्चों एस की तरह ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ना, ये भी हमेशा हेड टू हेड ओवरलैप कर सकता है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है ये पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। ये आगे आ जाएगा बच्चों, एक्सप्लेन डिटेल से आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसको मैं इधर से ख़त्म करता हूँ, थ्योरी को आपके सारे आ गए हैं बायो के, तो मेरी तरफ देख रहे हैं गौर गौर से। तो बच्चों कल इंशाल्लाह ताला इधर से आगे स्टार्ट करेंगे, बस 1-2 दिन का मसला है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन फिर बच्चों मज़े भी ख़त्म हो जाएंगे, फिर हम वीडियो भी नहीं देख सकेंगे क्लास के अंदर। बहरहाल चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।